अब तक हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा और तो हमने देखा कि जो बर्नौली थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों का सम एकांक आयतन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। ठीक है, मतलब कुल ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में क्या होती है, हमेशा नियत रहती है। तो अब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं कि उसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे। जो बात मैंने कही वो सही है। तो देखो यहाँ पर बेटा एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इस पाइप को मैं दो सेक्शन ले रहा हूं। ये मेरा सेक्शन 1 है, ठीक है, और ये सेक्शन मेरा 2। मतलब ऐसा समझो कि इधर भी लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, दोनों ओर लिक्विड है। मैंने पाइप का कुछ पोर्शन कंसीडर किया है। ठीक है, इस पर मेरी चर्चा चल रही है। तो इस सेक्शन पर दाब P1 है, अनुप्रस्थ काट A1 है और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस समय यहाँ पर V1 वेलोसिटी से। इस सेक्शन पर प्रेशर P2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट आपका A2 है और वेलोसिटी जो वेग है वो V2 है। बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो मैं कहूंगा कि इससे इधर लिक्विड है, इससे इधर लिक्विड है। मैंने इस सेक्शन को माना है, तो जो ये दाब हुआ ये दाब किधर लगेगा, ठीक है ना, और ये वाला दाब किधर लगा वो मानेंगे इधर की ओर, है ना। ध्यान रखना, ये वाला दाब इधर और ये वाला दाब इधर, ठीक है ना, क्योंकि इस सेक्शन पे लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगा है इस सेक्शन में। तो इसके लिए मैं इधर वाला मान लूं और इसके लिए इधर वाला, इस तरीके से ये प्रेशर इस तरीके से। तो अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो मैं अगर ये बात कहूँ dt टाइम में, ठीक है, dt टाइम में यहाँ से कितना लिक्विड फ्लो कर जाएगा, तो मैं कहूँगा dt टाइम में अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे टाइम t टाइम पर ये सेक्शन यहाँ पर है, तो dt टाइम बाद यही सेक्शन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये वाले पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस पर होंगे t टाइम पर। अगर इस लिक्विड पार्टिकल यहाँ पर है तो ये वाले पार्टिकल कहाँ होंगे बेटा, कुछ कितनी डिस्टेंस पर होंगे, v1 into dt। तो आपकी ये लाइन कितनी हो गई, v1 into dt। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिक्विड कवर करेगा, इतना वॉल्यूम लिक्विड कवर करेगा कितने टाइम में, dt टाइम में। तो ये लाइन कितनी होगी आपकी, v1 dt। इसी तरीके से क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जितना वॉल्यूम लिक्विड एंटर करेगा उतनी वॉल्यूम लिक्विड इससे बाहर आएगा अगर आपका फ्लूइड कैसा आइडियल। तो बर्नौली थ्योरम आइडियल फ्लूइड के लिए तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड मानेंगे। तो अगर मैं dt टाइम में देखूं तो dt टाइम में ये वाला सेक्शन कितने डिस्टेंस मूव कर जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे मूव कर गए तो इतना, तो ये वाला डिस्टेंस कितने मूव करेगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपकी v2 dt। ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी v2 और ये वाला डिस्टेंस कितने हुए, v2 dt। ठीक है, तो मैं कहूँगा t टाइम पर ये वाले जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर है, ये वाले कण, और dt टाइम बाद ये वाले कण कहाँ पर आ गए, इस जगह आ गए, ये आपका t प्लस dt टाइम पर है। ठीक, अब सांतत्य का समीकरण कहता है कि भाई जितने आयतन वाटर, ठीक है, dt टाइम में इसके अंदर आ रहा है उतने ही आयतन वाटर एक dt सेकंड में से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि a1 v1, यहाँ पे इसका आयतन कितना होगा, a1 v1 dt। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसका आयतन कितना होगा, a2 v2 dt। और ये दोनों क्या है सेम, और मैंने इस आयतन को मान लिया क्योंकि छोटा वॉल्यूम d। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैं कहूँगा कि भाई क्या यहाँ पर हमें क्या चेंज देखने को मिला dt टाइम में। dt टाइम में क्या चेंज देखने को मिला कि जो सेक्शन यहाँ पर था वो सेक्शन यहाँ पर आ गया, और जो सेक्शन यहाँ पर था वो सेक्शन यहाँ पर आ गया। इसको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सेक्शन में तो कोई चेंज नहीं, वही जैसा फोटो t टाइम पर था यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वही फोटो t से dt टाइम के लिए।
ठीक है। जबकि डी टी टाइम में क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला तो क्या है सेम मान है। ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो बेटा रियलिटी में तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि ये वाले पार्टिकल हीट टाइम में यहाँ चले गए, बट ऐसे हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। हम इमेजिनेशन करेंगे, यहाँ पर हम ये इमेजिनेशन करेंगे कि एक्चुअल में क्या चेंज हुआ, हीट टाइम में क्या चेंज हुआ, कि हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सेक्शन में तो कोई चेंज नहीं है। तो हम इमेजिनेशन द्वारा या एक तरीके से इसको प्रूव करने के लिए आप ऐसे मानो कि एक्चुअल में क्या हुआ हीट टाइम में कि ये वाला लिक्विड यहाँ से यहाँ पर आ गया, ऐसे समझो बस, ठीक है। ये वाला लिक्विड यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो अब हमें निकालना कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये लिक्विड आ गया तो कितना वर्क हुआ, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन मानते हैं तो यहाँ पर हम एक्चुअल में क्या करेंगे, यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा। अब आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि भाई किसी पिंड पर लगने वाले सभी बाह्य बल में आपकी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी होगी, तो उन सभी बाह्य बलों का जो योग है, सभी बाह्य बलों द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो मतलब नेट वर्क डन इक्वल है के फाइनल माइनस के इनिशियल। या आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऐसा लक्ष्य बल तो है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सैद्धांतिक मान लेंगे, यहाँ पर केवल बाह्य बल है मान सकते हैं और संरक्षी बल है, ग्रेविटी फोर्स है यहाँ पर। तो जब ऐसा लक्ष्य बल नहीं तो मैं कह सकता हूँ वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो मैं कह सकता हूँ वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल और प्लस में नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये डेफिनेशन है। तो बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो मैं कहूंगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क है वो कितना हो गया के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और बाह्य बल द्वारा ये तो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, या फिर आप ये कह लो कि ये, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, अब जब यहां पे एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स को लगा के प्रेशर मान सकते हैं, और यहाँ पे इधर वाला लिक्विड क्या लगा रहा है प्रेशर लगा रहा है, इधर वाला लिक्विड क्या लगा रहा है प्रेशर लगा, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा एक तरीके से प्रेशर हो गए। तो प्रेशर द्वारा जो किया गया कार्य वो किस प्रकार होगा मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हम निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पे कितना वर्क करेगा P क्या होगा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कितना फोर्स है P1 इनटू A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका V1 dt। अब देखो ये वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, ये वर्क तो पॉजिटिव क्योंकि लिक्विड तो इधर जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कैसे वर्क कर रहा है क्योंकि ये लिक्विड जा रहा है, ऐसे प्रेशर में कैसे मान रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे इसके द्वारा वर्क क्या होगा नेगेटिव माइनस P2, फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा V2 dt। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये वाली, क्योंकि ये एरिया और ये लेंथ लंबाई, एरिया गुना में लेंथ मतलब क्षेत्रफल गुना लंबाई तो आयतन होगा ना, तो ये चीज वॉल्यूम हो गई, और ये वाली चीज क्या होगी वॉल्यूम। यहां से आप देख रहे हो कि A1 V1 dt और A2 dt क्या माने dv, तो मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल वर्क कितना होगा यहां पर P1 dv माइनस P2 dv, ये एक्सटर्नल वर्क है इक्वल टू क्या K फाइनल प्लस U फाइनल। अब जब यहां पर बेटा ठीक है K फाइनल प्लस U फाइनल, तो अगर मैं यहां पर एक्सटर्नल वर्क निकालूं तो देखो यहां पे एक्सटर्नल वर्क कितना आ गया आपका P1 dv माइनस P2 dv इक्वल टू K फाइनल, फाइनल गतिज ऊर्जा यहां पे निकालनी है तो कितनी होगी हाफ m
एम क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम क्या होगा घनत्व गुना आयतन, घनत्व कितना रो, आयतन कितना मान लो इसका डी, ये चीज ये तो आयतन है डी, इसका आयतन कितना डी इनटू v2 का स्क्वायर प्लस यू फाइनल कितने बेटा, इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई mgh, m कितना रो इनटू dv, ये तो हो गया m की वैल्यू घनत्व गुना आयतन, और h कितना आपका h2, ठीक है। ये तो आ गई आपकी k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस u इनिशियल, देखो k इनिशियल कितना आपका, सॉरी k इनिशियल कितना आपका, यहां पर देखो एक्चुअल में क्या मान लो यहां तक मुझे चेंज कहां से निकालना है, यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो जब इसमें चेंज नहीं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, तो चेंज इसमें तो मैं यहां के लिए तो मैं मेरा जो मेन जो फोकस है वो ये इससे इस पर और इस पर है, क्योंकि इस वाली अवस्था में कोई चेंज नहीं माना, तो इसे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने से। हाँ जी, के इनिशियल कितनी बेटा यहां पे देखो, के इनिशियल कितनी हो गई हाफ m कितना रो v1 का रो इनटू dv, और यहां पे क्या आएगा v1 का स्क्वायर माइनस यूनिशियल कितनी होगी रो gh या mgh, m कितना रो, यहां पे सॉरी आपकी g रह गई तो g लगा लेना, m रो ये तो m की वैल्यू, ये g और आपका h1, ठीक है। तो यहां से क्या है आपका p1 माइनस p2 डी में आपका कॉमन आ गया, यहां से अगर देखें तो बेटा क्या आपका रो डीवी, ये तो चीज आपकी कॉमन है, या आप ओपन कर लोगे हाफ रो डीवी v2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो डीवी, चलो डीवी इसमें चेंज करते हैं, डीवी समय चेंज कर देते हैं, डीवी हम समय चेंज करेंगे तो क्या रहेगा यहां पर, यहां पे p1 यहां पर माइनस p2, यहां पे क्या रहेगा डीवी सब में ना, तो रो हाफ रो v2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको मैं लिख देता हूं माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस में रो gh1। अब 1 वाले एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाले एक तरफ, तो यहां पे क्या आ गया आपका p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इक्वल टू क्या हो गया p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। यही आपकी क्या है, यही आपकी बर्नौली इक्वेशन है, क्योंकि ये चीज क्या है एकांक आयतन में दाब हो जाए, ये क्या एकांक आयतन में गति जुड़ जाए, क्या एकांक आयतन में स्थिति जुड़ जाए, मतलब ये आप क्या भाई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो आपकी सेम है। अगर आप दोनों को से डिवाइड कर दोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी p1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस h1 इक्वल टू क्या p2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस h2, और ये आपका है, ठीक है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, ठीक है, टोटल हेड क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने इसके प्रूव किया, आप इसे नोट करें। हाँ जी, अब हम बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, केवल आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आपसे कहूं कि ये कोई पाइप है इस तरह का, इनमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से किस पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस पर कमेंट करो आप, थोड़ा सोचो, फिर आंसर देना, पहुंच करो आप, थोड़ा सोचो फिर अपना आंसर देना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर देखो डायरेक्ट दे सकते हैं। एक्चुअल में एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं सांख्यिकीय के समीकरण से कहूं तो a1 v1 इक्वल टू क्या हुआ a2 v2, तो यहाँ पर जो यहाँ पर a1 बड़ा है किससे, a1 बड़ा है, तो इसका मतलब v1 क्या हुआ छोटा हुआ, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइड v2 क्या हुआ बड़ा हुआ, तो v2
क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, यहाँ पे एरिया कम तो वेलोसिटी या तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कम। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बड़ी और इस जगह काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी छोटी। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है क्योंकि बेस दोनों की धरातल ऊंचाई क्या सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम और प्रेशर एनर्जी। अब मुझे पता है कि जो प्रेशर कुल एनर्जी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बड़ी है तो कौन सी एनर्जी छोटी होगी, यहाँ सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या छोटी है, वेग वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है काइनेटिक एनर्जी छोटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी छोटी है तो कौन सी एनर्जी बड़ी होगी, प्रेशर एनर्जी बड़ी होगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बड़ी, कौन सी एनर्जी कम छोटी होगी, प्रेशर एनर्जी छोटी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पर कम प्रेशर होगा। तो आप कह सकते हो P1 ग्रेटर देन P2 क्योंकि लिक्विड का फ्लो इधर मान लेता है, तो ऐसे मान सकते हो, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेशन लगा लो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा P2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है उसको तो मैं नेगेटिव कर उसको मैं ले रहा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो V2 तो P1 इक्वल टू क्या होगा P2 प्लस हाफ रो कॉमन आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। तो V2 ग्रेटर देन किससे है V1, तो ये P1 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन P2। ठीक है, यहाँ पर वैसे सोच लो कि भाई लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब लिक्विड अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए कम। ठीक है, आप इसे नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट बर्नौली पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। आप इसे चाहे न्यूमेरिकल कहो या एक टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है स्कूलिंग बुक में, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग क्या होता है बेटा कि यदि हम किसी टंकी में से एक छोटा सा छिद्र कर दें तो उस छिद्र से जो लिक्विड आ रहा है वो लिक्विड जिस वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, तो वही वेलोसिटी या वही वेग क्या कहलाएगा आपका बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग बोला, ठीक है। मैंने यहाँ पे छिद्र कर दिया तो इस छिद्र से जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है इसी वेग को हम क्या बोलेंगे बहिस्राव वेग। मुझे इसी कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कह सकते हो कि जो इस अगर मैं इसके दो सेक्शन हूं तो ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन अपना 2, तो सेक्शन 1 पर अगर मैं देखूं तो सेक्शन 1 का जो एरिया है अनुप्रस्थ काट क्या है ए बहुत बड़ा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्या बहुत छोटा है। अगर मेरे से कोई कहे कि यहाँ पर लिक्विड कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, बेटा आप इमेजिनेशन में बहुत बड़े टैंक के उसमें छिद्र कर दें तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर का तल कुछ कम हो गया, नहीं लगेगा। एक बहुत लंबे टाइम बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि इसके पास वेलोसिटी तो है बट वो वेलोसिटी इतनी छोटी है कि हम इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। या फिर आप अंदाजा लगाओ यहाँ पर बेटा मुझे पता कि जो सांतत्य का समीकरण होता है तो सांतत्य का समीकरण क्या रहेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, A1 इक्वल टू क्या होता है A2 तो यहाँ क्या होगा A स्मॉल b। अब देखो यहाँ पे कैपिटल A इज वेरी 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 ग्रेटर देन किससे स्मॉल a से, तो स्मॉल b क्या होगा स्मॉल b होगा कैपिटल A, ठीक है ना, सॉरी कैपिटल B क्या होगा आपका, तो कैपिटल B होगा आपका स्मॉल ab अपॉन कैपिटल A। तो A अपॉन A इट वेरी 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 लेस देन क्या होगा 1, तो ये 0.000 कुछ ऐसी वैल्यू है। तो आप क्या कह सकते हो कि V नियरली इक्वल टू क्या 0। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लिक्विड है ये लिक्विड कितनी वेलोसिटी से लगभग फ्लो कर रहा है 0 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक्चुअल में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी बट वो बहुत छोटी होगी, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वेलोसिटी क्या ले लेंगे 0 मान लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या करनी है बर्नौली इक्वेशन लगानी है। तो मुझे पता है बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है ना। ये मान लीजिए मेरा ये हाइट लेवल है, इसकी जो ऊंचाई कितनी है h है, टोटल वेग कितनी है, मैं ये रेफरेंस ले रहा हूं, ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से अब क्या कहती है आपकी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू क्या होगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ देखो बेटा P1 कितना है, यहाँ पे कौन कांटेक्ट में A है,
तो यहाँ पे तो इस सेक्शन में कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस हाफ रो, ये रो इनटू v1 कितनी आपकी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस रो जी h1 कितनी बेटा, इस पॉइंट की यहां से ऊंचाई रेफरेंस लाइन से कैपिटल H इक्वल टू क्या, p तो देखो इस पॉइंट के साथ कौन कांटेक्ट में, इधर भी तो एयर है, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा p नॉट प्लस हाफ रो v, यहां पे वेलोसिटी कितना है v का स्क्वायर प्लस रो g और h2 कितनी है रेफरेंस लाइन यहीं पर 0। तो आप कह सकते हो p नॉट से p नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे ये टर्म 0, ये टर्म ये 0 है, ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे रो g कैपिटल H इक्वल टू यहाँ पे ये 0 ये कैंसिल हो गई, तो हाफ रो v स्क्वायर, तो रो से बेटा आपका रो कैंसिल, तो v स्क्वायर कितना आ गया आपका 2gh, तो आप तो v की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2gh। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर होगी, इसे आप नोट करो। हाँ तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कितनी है अंडर रूट 2gh। अब देखो यहाँ पर आपकी एक साइंटिफिक टॉर्च दी, तो उसने इस चीज पर एक प्रमेय दी, एक थ्योरम दी, उसने कहा कि भाई अगर मैं किसी पिंड को किसी लिक्विड के फ्री सरफेस से गिराता हूं, ठीक है, तो ये पिंड इस क्षेत्र वाली स्थिति पर जो वेलोसिटी प्राप्त करेगा वही वेलोसिटी उस क्षेत्र से आने वाले द्रव्य की। बेटा अब आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं किसी h ऊंचाई से किसी पिंड को गिराता हूं, तो h ऊंचाई से गिराने पर ये पिंड कितना वेग प्राप्त करेगा, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, तो गिराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो v स्क्वायर कितना होगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 एक वैल्यू कितनी है g और इसके कितना h, तो v की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 2gh। और आपने जो सॉल्व किया यहां से निकलने वाले द्रव्य की वेलोसिटी क्या आई थी अंडर रूट 2gh। तो इस चीज को हमने क्या दे दिया टॉरिसेली प्रमेय। तो टॉरिसेली प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी पिंड को किसी द्रव की मुक्त सतह से गिराया जाता है तो वो पिंड क्षेत्र वाली स्थिति पर जो वेलोसिटी प्राप्त करेगा वही वेलोसिटी उस क्षेत्र से निकलने वाले द्रव की होगी। ठीक है, नोट करो इसे। हाँ बेटा आगे न्यूमेरिकल हम लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है कि एक टंकी है और एक टंकी के आधार से, ठीक है, उसके बेस से स्मॉल h ऊंचाई पर एक छिद्र कर दिया गया है। अब इस छिद्र से लिक्विड आएगा तो ये लिक्विड कितनी दूरी पर इस एंड से आकर, मतलब इसकी परास क्या होगी, आपको इसकी क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो लिक्विड की जो आपकी इसके सरफेस की ऊंचाई वो कितनी है कैपिटल H, और जो छिद्र वाले पॉइंट की ऊंचाई है बेस से वो कितनी स्मॉल h। तो बेटा यहां से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब मैं यहाँ पे टॉर्सली में लगाऊं तो टॉर्सली थ्योरम क्या कहती है कि यहां से निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा वो वही होगा जो यहां से गिराए गए पिंड का है। तो बेटा यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, देखो यहाँ पर कितनी होगी अंडर रूट 2gh होगी ना, 2gh कितनी यहाँ पे ये वाली सरफेस हो जाएगी कितने h माइनस के h, इतनी वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ पर गिरेगा। अब ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल में क्षैतिज रेंज क्या होती है, r इक्वल टू क्या होती है क्षैतिज परास इनटू क्षैतिज वेग, वही तो होगा क्षैतिज वेग इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो होता है यहाँ से क्षैतिज वेग क्या होगा, क्षैतिज वेग कितना u, और ठीक है टाइम यहाँ से तक आने के समय। अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला u इक्वल टू क्या था अंडर रूट 2h अपॉन g, बट यहाँ पे h कितना है, h का दिया था यहाँ से, तो ये कितना है u इनटू अंडर रूट 2h अपॉन g। ठीक है, तो u कितना आपकी वेलोसिटी भी हो गई यहाँ पे, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, आपको क्षैतिज परास कितनी हो गई अंडर रूट 2g h माइनस h इनटू अंडर रूट 2h अपॉन g। तो बेटा देखो g से g कैंसिल, आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2 और 2 4 h माइनस h इनटू स्मॉल h। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई h यहां से कितने हाइट पर छिद्र करे कि ये r क्या हो मैक्सिमम हो, मतलब h की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए r क्या हो मैक्सिमम। तो बेटा हमें पता है कि r मैक्सिमम कब होगा जब ये वाली चीज क्या हो मैक्सिमम हो, तो मुझे इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताऊंगा r मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए h माइनस स्मॉल h इनटू h। ठीक है, वर्गमूल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम तो वर्गमूल मैक्सिमम होगा, तो आप इसका मैक्सिमम निकालो, तो r मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे हम h के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो dr
अपॉन डी एच। अगर मैं इसका डेफिनेशन करूं तो इसकी देखो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, एच एच माइनस के एच स्क्वायर, इसका डेफिनेशन क्या हुआ इसका रिस्पेक्ट में, कैपिटल एच माइनस के 2h इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो h माइनस के 2h इक्वल टू क्या गया, जीरो। तो h इक्वल टू कितना आ गया, h बाई। तो यहां से क्या कैंसिल है आपकी कि जो आपका बेस वाला पॉइंट है उस बेस वाले पॉइंट से कितनी हाइट पर हमें क्षेत्र करना चाहिए, कितनी हाइट में, बेटा आधी हाइट पर अगर क्षेत्र कर दे तो क्या होगा, उसकी मैक्स रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो नोट करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन उसी पर आधारित दिया हुआ है कि भाई जो आपका ये पात्र है ये आपके धरातल से h ऊंचाई पर रखा हुआ, कैपिटल H ऊंचाई पर, पात्र में लिक्विड की ऊंचाई कितनी है, h है। अब आपसे कहा गया है कि जो आप क्षेत्र करेंगे कि वो क्षेत्र किस जगह करें कि हमारी जो रेंज हो क्षैतिज परास हो क्या हो, मैक्सिमम। तो देखो या तो आप निकाल सकते हो जैसे मैंने भी सिखाया, या फिर आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, तो कॉन्सेप्ट का ध्यान सुनना, बेस से मतलब जहां पर आकर पानी गिरेगा उस वाले पॉइंट से सरफेस की जो ऊंचाई होती है, लिक्विड के सरफेस की जो ऊंचाई होती है उसके आधे पर क्षेत्र करें तो हमेशा क्या होता है, हमेशा रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। तो बेटा देखो यहाँ पे, तो यहाँ से पानी कहां पे गिरेगा, यहाँ पर सरफेस क्या है, तो इसकी से ऊंचाई कितनी हो गई, 2h। तो इसकी ऊंचाई पर कहां गए हम, ठीक है, ये आप ये आपकी ये हाइट आप कहां मान लो, ठीक है ना। तो ये आप चलो यहीं पर मान लेते 2h मान लो जैसे, और आसानी से ना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कहां पे क्षेत्र करें कि मैक्सिमम। तो अब देखो यहां से ऊंचाई कितनी है इसकी, ये 2h है और ये h तो ऊंचाई कितनी हो गई, 3h। तो कहां पे क्षेत्र करना चाहिए हमें, कहां पे क्षेत्र करना चाहिए, h/2 ऊंचाई पर, कहां से, हाँ जी, h ये वो हो गया ना, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2h, ये आप 2h मान लो है, ये h मान लो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ये h है और ये 2h है, कहां पे क्षेत्र करें कि ये मैक्सिमम अचीव हो। तो कहां पे मैंने क्या बताया आपको, असली प्रोसीजर तो ये है, बट ये कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां से जो बेस से जो आपका ये वाला सरफेस है इसके आधे पर, ठीक है, तो इस वाले सरफेस की ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 3h। ठीक है, तो 3h का आधा कितना हो गया, 3h/2। तो 3h/2 में कहां होगा, ठीक है, तो 3h/2 कहां होगा, यहां से ये हो गया, तो यहां से h/2, तो यहां से h/2 तो ये वाला, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट पर आप क्षेत्र करेंगे तो ये वाली कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वाली है, ये वाली कितनी हो जाएगी, यहां से ये हो जाएगी, यहां से h/2। ये टोटल हो जाएगी कितनी इसकी, 2h। तो 2h से कितनी हो गई, h/2। इस पॉइंट पर अगर हम क्षेत्र करें तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर मैंने दोनों में h दिया था तो आधा क्या हो जाएगा, यहां से h और h, 2h का आधा कहां करना पड़ेगा आपको, क्षेत्र यहां पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसे आप नोट करें। ठीक है, सरफेस से बेस वाले पॉइंट से सरफेस की ऊंचाई, कुल ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर अगर क्षेत्र करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड जो गिरेगा वो मैक्सिमम रेंज पर जाकर गिरेगा। तो यहां से अगर आप देखें 2h और h की आधी ऊंचाई कितनी होगी, 3h/2। तो बेस से कितनी ऊंचाई पर, 3h/2 पर अगर क्षेत्र करें तो हो जाएगा। तो यहां से, तो इस वाले पॉइंट से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h/2। ठीक है, यहां पर क्षेत्र करने पर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज पर गिरेगा, और वहां से कितनी ऊंचाई पे, 3h/2 ऊपर वाले से। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसमें 3 इमिसिबल लिक्विड, मतलब जो आपस में मिश्रित नहीं हो सकते, ऐसे तरह भरे हुए हैं। ठीक है, और एक का घनत्व रो है, दूसरे का 2 रो है, तीसरे का 3 रो है। ये ऊंचाई h, h और h तीनों की। यहां पर एक छिद्र कर दिया गया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां से द्रव कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो, पॉज करो, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। देखो इसे बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे कुल प्रेशर कितना होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर कितना, P0, यहाँ पे कितना होगा, P0 प्लस ρgh, यहाँ पे कितना होगा, P0 प्लस, देखो यहाँ पे कितना होगा, P0 प्लस ρgh, यहाँ पे कितना होगा, P0 प्लस P0 ρgh प्लस 2 ρgh, ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 ρgh। तो अगर मैं इस पॉइंट में कुल प्रेशर तो मैं कहूंगा P0 प्लस 1 ρgh ऊपर वाले का, प्लस 2 ρgh बीच वाले का,
प्लस 3 रो जी एच नीचे वाला, तो कुल कितना होगा टेम्परेचर पी नॉट प्लस रो जी एच 2 और 1 3 और 3 6 रो जी एच। ठीक है, यहां पे इतना प्रेशर है, यहां पे प्रेशर कितना बेटा, यहां पे तो एयर कांटेक्ट में, यहां पे प्रेशर कितना पी नॉट। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं, अब बर्नौलीज में कहती हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, एकांक आयतन ऊर्जा क्या होती है संरक्षित। तो अगर कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर कुल ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित रहती है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो, तो इस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी क्योंकि जीरो यहाँ पे तो सीधी वेलोसिटी जीरो मानिए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सुनो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी ज्यादा, और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या कम है, तो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी कम, तो सुनो यहाँ की प्रेशर एनर्जी किस में बदल होगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो। तो अगर मैं ये सेक्शन में ये मैं पॉइंट 1 मानूं, ये पॉइंट में 2 मानूं, अगर पॉइंट 1 और 2 के लिए मैं क्या लगाऊं, बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं, तो बेटा क्या होगा, पॉइंट 1 पर प्रेशर एनर्जी कितनी है, एकांक आयतन दाब कितनी है पी नॉट प्लस 6 रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी दोनों किससे में वो मैं ले लिया, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी है पी नॉट, एकांक दाब है पी नॉट प्लस हाफ रो वेलोसिटी कितनी है वी स्क्वायर, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो 6 रो जी एच इक्वल टू क्या होगा हाफ रो वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो 12 जी एच इक्वल टू क्या गया वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 12 जी एच। ठीक है, तो अब आपके दो लिक्विड हो, एक 3 लिक्विड हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। देखो वही कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते थे। अगर मैं इस पैसे की बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप बेटा यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कितना पी नॉट, यहाँ पे क्या होगी पी नॉट प्लस कितनी हो गई रो जी एच, यहाँ पे कितनी है पी नॉट, पोटेंशियल दोनों क्या है सेम, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होगी, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इस जगह आके काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट लगाऊं तो प्रेशर एनर्जी कितनी है पी नॉट प्लस रो जी एच, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या मानेंगे जीरो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का क्या बहुत बड़ा। ठीक है, तो रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों सेम है, इक्वल टू क्या होगी काइनेटिक जीरो, यहाँ प्रेशर एनर्जी कितनी है पी नॉट, काइनेटिक कितनी है हाफ रो वी स्क्वायर, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, तो रो से रो कैंसिल, और वी इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट रो जी एच। देखो वही कॉन्सेप्ट है, तो आप इस तरीके से प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाकर